और उत्तर प्रदेश पर तो बात करेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार पर, लेकिन पहले थोड़ा सा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात पर बात कर लेंगे, मध्य प्रदेश में भी, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है हरियाणा में भी डेंट लग सकता है बीजेपी को, और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से भी एक दो सीटों पर जो है कड़ा मुकाबला है। देखिए, पहले मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आज के संदर्भ में कहूँ, जो कोई भी सामने आके कुछ बताने से कतरा रहा है। क्यों कतरा रहा है? क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन में स्पष्टता लग रहा था जो रुझान कांग्रेस की ओर है, और सारे ओपिनियन पोल भी उसी तरह दिशा दिखा रहे थे। पर जिस तरह से लाडली बहना का प्रचार भी हुआ और माताएं बहनों को पैसा मिला, और उसका जो किस तरह से फायदा हो गया और इतनी बड़ी जीत हो गई बीजेपी को, ये किसी के समझ में नहीं आ रही। किंतु जो भी बड़ी जीत हुई बीजेपी के, उसी के कारण भी लगाए जा रहे हैं या बातें भी हो रही है, तो कोई भी इंडिया गठबंधन को, स्पेशली वहां सिर्फ कांग्रेस है, एक समाजवादी पार्टी को एक खजुराहो की सीट दी गई थी, वहां पर वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए, नॉमिनेशन निरस्त हो गया। और हमको सब पता है जो इंदौर में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ। तो ये जो सीटें हैं, इसमें दो सीटें, एक तो परंपरागत तरीके से कमलनाथ जी जीतते रहे हैं, फिर नकुलनाथ जी ने जीता और छिंदवाड़ा की सीट, और दूसरा एक सीट जो अभी फोकस में आया है, जहां पर दिग्विजय सिंह जी लड़ रहे हैं, यानी कि राघोपुर की सीट। किंतु इन दोनों सीटों के अलावा कांतिलाल भूरिया का सीट हो या सतना का सीट हो, मंडला का सीट हो, रतलाम के बारे में तो बताए, झाबुआ, रतलाम, यहाँ पर काफी लोग कह रहे हैं जो देयर मे बी सरप्राइज इन स्टोर फॉर द बीजेपी, यानी कि शायद कांग्रेस को और ये 4 या 5 सीट मिल जाए मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के वहां के प्रेसिडेंट तो खैर दावा कर रहे हैं जो 10 सीट मिल सकती है, पर मैं ये समझता हूँ जो कांग्रेस का जो टैली 1 था, 1 से बढ़ के वो कम से कम 3 होगा, और ये 6 तक जा सकता है। ये हो गए मध्य प्रदेश। हरियाणा में तो 10 में 10 थे, अब सब कोई उल्टा गिन रहे हैं। जो मिनिमम तो बस 4, उसके बाद वो 5, उसके बाद 6, कोई आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ जो करनाल में बहुत ही अच्छा फाइट दिया है कांग्रेस ने, किंतु शायद सीट निकालना मुश्किल है। और गुड़गांव में मैं ये वोटिंग परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में कह सकता हूँ, जो गुड़गांव में भी कुछ सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकता है, जबकि ये बीजेपी ही जीतेगी, इसी को मान के चलना चाहिए शायद। फरीदाबाद में अवश्य, हरियाणा में फरीदाबाद में बीजेपी का आगे रहने का सिलसिला है। तो बाकी जो सीटें हैं, इंक्लूडिंग पूर्वी क्षेत्र, आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, वो लोग आगे हैं। तो मैं ब्रॉडली कह सकता हूँ जो करीबन 6 सीट बीजेपी लूज कर रही है, और शायद 4 सीट वो लोग मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं। तो बीजेपी को काफी बड़ा घाटा है, 6 सीट का घाटा हरियाणा में हो सकता है। मतलब 10 में से 10 सीटें पिछली बार जीती थी बीजेपी, अगर 6 सीट का भी घाटा होता है। इस बार शायद गुड़गांव, करनाल और आपका फरीदाबाद, ये 3 सीटें आगे रहेंगे, अभी शायद है। और शायद अम्बाला की सीट में बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, किंतु दूसरी जो सीटें हैं, वो आपका रोहतक का सीट हो गया, या जहाँ पर कुमारी शैलजा जी लड़ रही हैं, वो सीट हो गया, ये बिल्कुल कांग्रेस के खाते में जा रही है। मोमेंटम कांग्रेस के साथ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो एक्चुअली क्या है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जो कॉम्पिटिटिव इलेक्शन प्रोसेस में, जब जिस पार्टी के मोमेंटम बनता है, तो वो बनते ही जाता है, वो बनते ही जाता है, और वो कहाँ रुकेगा वो नहीं कह सकते ब्रॉडली। और मैंने भी देखा है जो आपके जो ओपिनियन पोल है, आप भी काफी कॉशियस और कंजर्वेटिव हैं। हाँ, तो मैं भी मानता हूँ जो दैट इज ए गुड अप्रोच, किंतु यहाँ किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है जो कांग्रेस को 6 सीट के नीचे सीट आ रही है। और राजस्थान और गुजरात की बात की जाए, राजस्थान में भी तो जैसे मध्य प्रदेश पर यह सवाल मैं पूछना भूल गई कि चुनाव तो बीजेपी जीती, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया गया, और इधर वसुंधरा राजे को भी राजस्थान से पूरी तरह से साइडलाइन करके रखा गया था चुनाव के दौरान ही, तो क्या उसका असर कार्यकर्ता में पड़ेगा? क्या वाकई दिल्ली दरबार और जो रीजनल पार्टी के दरबार है, दोनों में एक अंतर देखा गया था? नहीं, मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सिचुएशन अलग है,
ये बात तो है जो शिवराज सिंह चौहान emerged as one of the biggest leaders of बीजेपी, और जहां किसी को नहीं लग रहा था, किंतु वहां पर मध्य प्रदेश में इतनी शानदार विजय उनको मिल गई, उसके बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। किंतु ये ख्याल रखने की जरूरत है जो वो इंटीग्रेटेड है बीजेपी पावर स्ट्रक्चर में, और उनको चीफ मिनिस्टर से दरकिनार किया गया है, पर ही इज नॉट नॉट इन ए बैड सिचुएशन लाइक वसुंधरा राजे जी। तो वहां पर इलेक्शन के पहले से ही बीजेपी में विरोधाभास था, उनका खेमा अलग था, और इलेक्शन के बाद तो बहुत ही स्पष्ट हो गया है। तो वहां पर इन दोनों राज्यों में थोड़ा सा स्थिति अलग है, किंतु विनोद राजस्थान में चीफ मिनिस्टर उनको शायद थोड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश है, और वो होना स्वाभाविक भी है। और दूसरी बात है, जो राजस्थान का जो रिजल्ट है उसको यदि आप विधानसभा के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस को 11 सीटें आ रही, और यदि गठबंधन होता है तो वो शायद 13-14 तक हो सकती थी, और गठबंधन हुआ। सीकर में जैसे कि सीपीआईएम लड़ रही है, और आपको हनुमान बेनीवाल जी को भी वो सीट छोड़ दी गई, और भारतीय आदिवासी पार्टी को वो गठबंधन ठीक से किया नहीं गया, वो लास्ट मिनट में हुआ, पर वो सीट पे कांग्रेस ने कह दिया जो हम नहीं लड़ रहे। तो ये तीनों सीट तो इंडिया गठबंधन को आ रही है, बिकॉज कांग्रेस शोड मैग्नानिमिटी और बहुत अच्छा किया। और इसी के संदर्भ में ओवरऑल जो कास्ट इक्वेशंस हैं, और कुछ बीजेपी के राहुल कांवड़ा नाम है शायद उनका, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी के रिलेटिव भी है, तो काफी थे, तो उनका सीट बिल्कुल कांग्रेस जीत रही है। तो काफी लोग कहते हैं जो शायद कांग्रेस 10 सीट तक जीत सके। मेरा अपना खुद का अनुमान है जो ये शायद कम से कम इंडिया गठबंधन 7 सीट जीतेगी। इसमें कांग्रेस का कम से कम 4 या 5 होंगे, और बेनीवाल जी का सीट होगा, और सीकर में सीपीआईएम का सीट होगा। फिर तो राजस्थान में घाटा लग सकता है बीजेपी को अच्छा खासा। सॉरी, बीजेपी को तो फिर डेंट लग सकता है राजस्थान में अच्छा खासा। बिल्कुल लगा है। 25 में से कम से कम 7 उनका निकल रहा है। इनफैक्ट काफी लोग मानते हैं जो 7 से ज्यादा भी हो सकता है, पर मैं इसको 6-7 में ही रखना शायद मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। आपने शायद इसको और भी 2-3 रखा हुआ है। हाँ, 2-3 जी नहीं, वो तो मैं सीट के कॉन्टेक्स्ट में बात करके कह सकता हूँ जो कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और गुजरात की बात की जाए, क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी का परसेंटेज, वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो अच्छा रहा विधानसभा चुनाव में? क्या वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1-2 सीटों का घाटा करवा सकता है? देखिए, ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही वोट का डिवीजन हो गया था। कांग्रेस गुजरात में हमेशा 38-40-39% वोट मिलता है, क्योंकि बाइपोलर कॉन्टेस्ट था। आम आदमी पार्टी की एंट्री पहले कॉर्पोरेशन में, सूरत कॉर्पोरेशन में थोड़ा बहुत, और उसके बाद विधानसभा में, वो बहुत बहुत रिमार्केबल रहा। किंतु उसके कारण से बीजेपी करीबन 30 सीट तो इसी कारण से जीत गई, और पूरा नैरेटिव जीत गई, क्योंकि बीजेपी पावर में आ रही है। आपको ख्याल होगा जो 2017 में सत्ता जाते जाते बची थी, किंतु अभी लोकसभा में आम आदमी पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। सिर्फ एक सीट उनको दी गई है, जो कि बहुत अच्छी तरह से वहां लड़ाई हो रही है। जबकि कांग्रेस में अहमद पटेल जी, स्वर्गीय अहमद पटेल जी की बेटी, वो चाहती थी जो सीट शायद उनको दिया जाए। तो मैं समझता हूँ जो कम से कम बीजेपी इज इन ट्रबल इन एटलीस्ट 7 सीट्स। वो आपका सुरेंद्र इन गुजरात, वो सुरेंद्र नगर की सीट हो सकती है, और वो आपका बनासकांठा की सीट हो सकती है, साबरकांठा की सीट हो सकती है, आनंद हो सकता है, खेड़ा हो सकता है, इस तरह से। और जहां पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं वो लड़ रहे हैं, वहां की सीट है। और भी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी इस बार काफी एंटी इनकम्बेंसी एंड ये जो राजपूतों का जो आंदोलन चला, और उनकी जो अपमान की जो बात हुई, जो सारे देश में बाद में फैली हुई, जिसका असर राजस्थान में दिखा, आपका उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। तो इसलिए बीजेपी को किंतु नीच वहां पर
परेशानी है और बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी भी काफ़ी है और जिस तरह से काफ़ी सारे लोगों का नॉमिनेशन विथड्रॉ करवाया गया, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं था। वहाँ पर आपके सूरत में क्या हुआ वो तो हम सबको ही जानते हैं और ये भी जानते हैं जो जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह लड़ रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग किस तरह से उनका नॉमिनेशन विथड्रॉ हुआ। और ये सारी बातें गुजरात में जो लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ तो 5 लेयर्ड गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो 2 डबल इंजन नहीं है तो 5 लेयर्ड गवर्नमेंट है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आपका जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, उसके बाद भी इस तरह से करने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए काफ़ी सारे बीजेपी वाले लोग ही इस बार कांग्रेस को कुछ-कुछ सीट पर और स्पेशली मैं समझ रहा हूँ ये लोकलाइज्ड और कुछ सीट के संदर्भ में हो रहा है, तो इसलिए कुछ सारे सीट सामने आए हैं, हाँ, जिसमें किंतु राजकोट नहीं पड़ रहा है, जहाँ के लिए ये समस्या है। रूपाला जी नहीं आ रहे हैं शायद, रूपाला जी का सीट निकल जाएगा, हाँ, किंतु काफ़ी सारे दूसरे सीट वहाँ पर किंतु बहुत टग ऑफ वार है और कांग्रेस किंतु कम से कम 3 से 5 सीट तो 3 सीट तो निकाल सकती है और ये संख्या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब आते हैं महाराष्ट्र पर, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और कहा जा रहा है कि इस बार महाराष्ट्र भी यूपी के साथ साथ तय करने वाला है कि दिल्ली के गद्दी में कौन बैठेगा। तो महाराष्ट्र के 48 सीटों को आप किस तरह से देख रहे हैं? 6 पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं। देखिए लास्ट टाइम शिवसेना और बीजेपी को 41 सीट मिले थे और एक सीट पे मिसेस राणा हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी, उनको दूसरे लोगों ने भी सपोर्ट किया, उसके बाद बीजेपी, इस बार तो बीजेपी में ही है, अमरावती से वो लड़। तो ये जो 48 सीट है इस बार इन सीटों इसके पहले के इलेक्शन में वंचित प्रकाश अंबेडकर जी की जो पार्टी है काफी सीटों पर नुकसान किया था, पर इस बार उन लोगों की सिचुएशन इतनी मजबूत नहीं है। इंडिया गठबंधन में आ सकते थे पर सीट निगोशिएशन में बात बनी नहीं। किंतु मेन जो मामला है वहां पर, क्योंकि इस बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, मेन मामला है जो बीजेपी को पता है जो उसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, दे आर ऑन ए वीक स्पॉट। पर महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ वेरी स्ट्रांग बार्गेनर। उनकी सिचुएशन 4 तारीख के बाद बहुत खराब होने वाली है, पर मैं उनको बिल्कुल बधाई दूंगा जो उन्होंने बीजेपी के पास से काफी सारे सीट अपने पास रखा हुआ है। जिस तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी ने भी काफी सारी सीट, कांग्रेस और भी थोड़ा सीट चाह रही थी, पर उद्धव ठाकरे ने ये, तो शिवसेना का तो महाराष्ट्र गढ़ रहा है और काफी इलाके में तो उनका एंट्रेंसमेंट रहा है। और ये जो बात है ना, जो सिंबल ले लिया और नकली शिवसेना, नकली एनसीपी बोलना और इलेक्शन कमीशन का और विधानसभा के स्पीकर का पार्टीजनशिप, ये जो ड्रामा 2 साल से चल रहा है, तो दैट एक्चुअली हैज एम्बोल्डेन उद्धव ठाकरे हैज इमर्ज एज ए लीडर ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन महाराष्ट्र। और ये जो सिंबल जो चेंज करके उनका जो सिंबल अलग करना पड़ा है, इसके कारण से बोथ द शिवसेना उद्धव ठाकरे एंड एनसीपी शरद पवार, इन लोगों ने मेहनत भी ज्यादा की है। तो जब आपको बताना पड़ रहा है जो सिंबल क्यों चेंज किया है, तो नेचुरली गांव के और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनके पास भी ये बात बहुत अच्छी तरह से चली है। और सिविल सोसाइटी ने भी महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव अप्रोच रखा है और वो सब काफी कुछ इंडिया गठबंधन को हेल्प करता है। बीजेपी की सीट मैं समझता हूँ जितना कमना चाहिए नहीं कमेगी, क्योंकि एक्चुअली बीजेपी इस बार अपना सीट बढ़ा लिया है। बीजेपी काफी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, तो इसलिए उनका जो घाटा होगा वो ज्यादा दिखाई नहीं देगा, किंतु जो एक्चुअल घाटा है जो दिखाई देगा वो है आपका जो 18 सीट पहले शिवसेना को मिला हुआ था 2019 में। तो वो तो बेसिकली महाराष्ट्र में तो यूजुअल कहा जा रहा है 50-50 होगा। मैं समझता हूँ ये 50-50 नहीं, ये उसके 60-40 या 65-35, 65 इन फेवर ऑफ इंडिया गठबंधन है। ये तो बीजेपी का जो नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता था उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि वो ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। जी, तो फिर भी आपके मुताबिक 48 में से कितनी सीटें एनडीए के पास जा सकती है और इंडिया के पास? अब 28 सीटें
लॉजिकली लेजिटिमेटली इंडिया के पास आनी चाहिए। और इसमें एक सीट को मैं छोड़ रहा हूँ जहाँ पर इंडिपेंडेंट एक कैंडिडेट है एंड ही इज गोइंग टू डू क्वाइट वेल। मैं पहले भी वो सेकंड पोजीशन में आए थे लास्ट टाइम में, नाम बोल रहा हूँ मैं उनका। वो अलग अलग से लड़ रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर की जो एआईएमआईएम ने जो एक सीट जीती थी, वो सीट इस बार उनको नहीं मिलेगी। वो सीट इस बार इंडिया को जाएगी। और प्रकाश अंबेडकर जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट टाइम किया था, पता नहीं उनको क्या हो गया, इतना सीट चाहिए था। उनका जो वोट है वो वोट एकदम खिसक के जा रहा है इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि देखा जा रहा है नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो इसलिए एक दो सीट को छोड़ के प्रकाश अंबेडकर जो कि एक अलग धुर बनाए हुए थे और था भी, उसका वो नहीं रहेगा। तो इंडिया गठबंधन को काफी बढ़त है। जी, यहाँ पर माना ये जा रहा था कि नितिन गडकरी, और सबसे बड़ी बात कि इस बार शायद आरएसएस ने इस बार बीजेपी का साथ नहीं दिया महाराष्ट्र में। आरएसएस टोली जो है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार में उतरती है, वो इस बार पीछे रह गया। आपके पास क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के बाद पहली बार वो नागपुर गए भी, और शायद गडकरी जी से उनके मुलाकात भी नहीं हुई। सुनने में तो काफी कुछ आ रहा है। जो शायद ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, उनको कुछ शायद मदद भी मिल गई हो दूसरे साइड से। तो गडकरी जी का एक इमेज डेलिबरेटली एक बहुत अच्छा इमेज बनाया जा रहा है। बात इतनी सिंपल नहीं है। नागपुर के लोग, उनको भी पता है जो हाईवेज कैसी बनती हैं और किसमें सबसे ज्यादा जो विजिबल साइंस होते हैं ना डेवलपमेंट के, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि उसमें इमीडिएट कैश फ्लो का एक सवाल हो जाता है। और यहाँ पर सब नागपुर में वैसे भी कांग्रेस हमेशा स्ट्रांग रही है। नागपुर वो तो कॉन्टेक्स्ट ही है जो वहां पर हेडक्वार्टर्स है, किंतु नागपुर में कांग्रेस हमेशा ही स्ट्रांग रही है। बीजेपी जीतती आई है और गडकरी जी का अभी एक अच्छा इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि नागपुर में भी कांटे का मुकाबला है? वो तो सब कोई कह रहे हैं। जो नागपुर छोड़ के पहले फेज में ही हो गया था। नागपुर छोड़ के सब सीटें एनडीए हार रही है और नागपुर में बहुत कड़ा मुकाबला है और शायद जीत जाए, शायद ना भी जीते, इस तरह की। पीयूष गोयल का सीट भी बहुत हॉट सीट है मुंबई से। पीयूष गोयल का सीट भी हॉट सीट है मुंबई से। नहीं, पीयूष गोयल का जो सीट है, उस सीट का जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है, सोशल इकोनॉमिक जो कॉम्पोजिशन है, दैट फेवर्स बीजेपी। वहां पर इसलिए मैं समझता हूँ जो वहां पर एज रहेगा पीयूष गोयल का, वो पीयूष गोयल के कारण नहीं, उसका कारण है कुछ दूसरा। वहां पर जो कॉम्पोजिशन है, मुंबई में तो अलग अलग 6 सीटें हैं, अलग अलग कॉम्पोजिशन है। तो इस सीट का कॉम्पोजिशन, इनफैक्ट ये लार्ज नंबर ऑफ गुजराती एक्चुअली स्टे देयर। हाँ, किंतु वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है। और वोटिंग जब कम भी हुई है, वो तो खैर सारे जगह। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने जो कहा जो 6 सीट का कॉन्टेक्स्ट ये है, जो जहां पर हरियाणा में एक लोकसभा के अंदर में आपका 9 विधानसभा है। तो नेचुरली वो काफी मिक्स्ड है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, कुछ जगह जेजेपी है। रूरल एरिया में ज्यादा वोट पड़ा है और हरियाणा के जो शहर के इलाके हैं, कम वोट पड़ा है। इसके कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी को काफी नुकसान है। गुरुग्राम में कम वोट पड़ा है। गुरुग्राम का जो विस्तीर्ण इलाका है, इंक्लूडिंग द मुस्लिम मेजोरिटी असेंबली सेगमेंट 2-3 जो है, वहां पर काफी ज्यादा वोट पड़ा है। तो ये तो वोट परसेंटेज एक मैटर करता है, किंतु उसको किस तरह से हम लोग देखें, ये भी है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि एक नई बात आ रही है, जो महिलाओं ने थोड़ा ज्यादा वोट दिया है, तो महिलाओं का वोट क्या शायद नीतीश कुमार को शायद हेल्प कर सकता है। So therefore there is a rural urban divide and there is also male female divide, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, किंतु अब शायद मेल फीमेल वोट
वोट प्रेफरेंस डिवाइड का कुछ शायद नया समीकरण बन रहा है, क्योंकि बंगाल में भी देखा गया है तृणमूल के पक्ष में लास्ट टाइम, बिहार में भी देखा जाता आ रहा है नीतीश कुमार के कारण, वो नशाबंदी का एक मुद्दा है। बिहार बिहार पर ही आ रही थी कि 40 सीटों पर बिहार में 40 सीटें जो है लोकसभा के हैं, उसमें से पिछली बार 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, जबकि एलजेपी है, जेडीयू है। लेकिन इस बार क्या आंकलन आप कर रहे हैं बिहार को लेकर के? कि जो इतनी दयनीय अवस्था में है आज देश में, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण बीजेपी यहाँ है बिहार में। सभी को पता है जो नीतीश कुमार ही हैज लॉस्ट हिज पॉपुलैरिटी, किंतु उनके पास एक वोट बैंक है। बीजेपी सो डिपेंडेंट, वो लास्ट टाइम 17 सीट लड़े थे, 17 ही सीट लड़ पा रहे हैं, एक सीट उनको ज्यादा नहीं मिला। 6 सीट लोजपा लड़ रही थी, 5 सीट लिया है उन्होंने, और जेडीयू ने 1 सीट छोड़ा है। तो 17, 6, 5 और 1 सीट आपको नए पार्टनर्स उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को देना पड़ा। तो बीजेपी इस कारण से बहुत ही ज्यादा परेशान है, जो उनके पास कोई स्कोप नहीं था। बिहार में सबसे बड़ी बात हो रही है, जो यहाँ पर जो कुर्मी कुशवाहा है, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाई बीजेपी। तो आज ओबीसी में यादव के अलावा जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जिसके लीडर करीबन करीबन नीतीश कुमार है, उनको एनडीए एकोमोडेट नहीं कर पाई। इसके कारण, और जो कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, ये एकोमोडेट नहीं करते थे, बट अनबिलीवेबल 7 सीट्स हैव बीन गिवन बाय द आरजेडी, बाय द सीपीआईएमएल, और यहां तक कि सीपीएम का जो कैंडिडेट था खगड़िया में, वो भी कुशवाहा कम्युनिटी से। वैश्य कम्युनिटी पूरा वोट देती है, 95% वैश्य कम्युनिटी का वोट पड़ता है। वैश्य कम्युनिटी को एकोमोडेट नहीं कर पाए, तो इसलिए आरजेडी से शिवहर में वैश्य कम्युनिटी की रितु जायसवाल जीत रही है। तो इस लोकसभा इलेक्शन के हीरो हैं तेजस्वी यादव। जिस तरह से सभाएं की है, जिस तरह से कॉम्बिनेशन को साधा है, जो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 2014 में किया था, यानी कि जो मेजोरिटी डोमिनेंट कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के एगेंस्ट में दूसरे सारे कम्युनिटियों को जुड़ाओ, जो कि हरियाणा में हुआ, पंजाबी एंड द अदर नॉन जाट कम्युनिटीज एक तरह कर दिए। इस तरह का पाठ इस बार अखिलेश यादव ने और इस बार तेजस्वी यादव ने इतना अच्छा प्रयोग किया है, जो धर्म का सिक्का चल नहीं रहा है, जाति का सिक्का चल रहा है, और इसमें काफी सारी सफलता मिल रही है। मतलब आप कहने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में और उत्तर प्रदेश में। जी, हम लोगों ने भी इस चीज को देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहीं पर मात खा गई इंडिया के आगे, कि जो जातीय समीकरण को दिमाग में रखते हुए इंडिया अलायंस ने हर एक जगह पर उम्मीदवार उतारे हैं, वो कमाल के हैं, जो बीजेपी इस बार नहीं कर पाई। मैंने सीट बाई सीट में बिहार में उसका आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जो ये कैसे हुआ है। आप कोई भी सीट पकड़ लीजिए वहां पर और वीआईपी पार्टी को 3 सीट दिया है, विकासशील इंसान पार्टी को 3 सीट दिया है। कुछ कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जैसे कि पूर्णिया में जो सीट दिया है, जो कि काफी लोग, हम लोग सबको पप्पू यादव को दिया होता, पूर्णिया की सीट आरजेडी नहीं जीतेगी, पर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जेडीयू के एमएलए बीमा भारती को सीट दिया है, तो सीट पूर्णिया के लिए नहीं दिया है। उस कम्युनिटी का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा नहीं है, उसका फायदा मिल जाएगा। जी चंद्रवंशी को भी ले जा दिया है। अब वक्त कम हो रहा है, हमें थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पर आना होगा। सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश 2014 में बीजेपी को जितना सीटें दिया था, 2019 में थोड़ा घटा लिया था। क्या 2024 में और झटका लग सकता है उत्तर प्रदेश से? क्या राहुल गांधी और अखिलेश बहुत मजबूत है? यदि ऑपोजिशन का गवर्नमेंट बनता है तो वो उत्तर प्रदेश बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। बंगाल में तो अच्छा रिजल्ट ही होगा ही, तृणमूल कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट होगा, हाँ, किंतु उत्तर प्रदेश में इसके पहले बार आपको 62 सीट और 2 सीट अपना दल का मिल रहा था। इस बार अपना दल का मिर्जापुर, रोबर्ट्सगंज दोनों खतरे में है। आपको जानकारी, आप शायद बिल्कुल सहमत नहीं होंगे मुझसे, मोदी जी बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं बनारस में।
और बनारस के आसपास की जितने सीटें हैं, या मिर्जापुर हो गया, या चंदौली हो गया, या आपका घोसी हो गया, या गाजीपुर हो गया, सब जगह पे इंडिया गठबंधन आ गया। 13 सीट में से 2 सीट सिर्फ मिली थी, घोसी और गाजीपुर की। घोसी में बीजेपी एनडीए के जो कैंडिडेट हैं, ओपी राजभर जी के बेटे, वो थर्ड पोजीशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ तक कि गोरखपुर की सीट यदि हम मान के भी चलते हैं रवि किशन जीत जाएंगे, किंतु गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में ही बांसगांव सीट है जहां कांग्रेस लड़ रही है, वहां पर भी इंडिया गठबंधन अच्छा फाइट दे रही है। इस बार की कुछ सीटें हैं जिसमें बीजेपी को एज शायद मिल जाए, तो महाराजगंज की सीट हो, या शायद देवरिया की सीट हो, या कुशीनगर की सीट हो, किंतु हर एक जगह कुशीनगर, देवरिया बोलिए या महाराजगंज बोलिए, यहाँ भी अच्छा फाइट हो रहा है। और दूसरी जगह की तो बात ही मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, या आपका गाजीपुर, ये सब सीट तो बिल्कुल जीत रही है। अयोध्या की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीत रही है, पहले ही हो गया इलेक्शन वहां पर। और हॉट सीट तो इस बार अमेठी तो है ही। क्या लगता है अमेठी और रायबरेली के नतीजे क्या आ सकते हैं? अमेठी सीट वो हॉट सीट रही नहीं जिस दिन कांग्रेस ने इतना अच्छा सुंदर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया, जो केएल शर्मा जी को भेजा। केएल शर्मा जी अच्छे वोटों से जीतेंगे। केएल शर्मा जी अच्छे वोटों से जीते। हाँ, this was a very good stroke. And by the way, KL Sharma is actually known when in that area. वो रियलिटी में वो लास्ट 30-40 साल से वहां के कॉन्टेक्स्ट में और रायबरेली के कॉन्टेक्स्ट में गांधी परिवार के होकर राजीव गांधी के समय से वो काम करते आ रहे हैं, तो इसलिए वहां के लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। और राहुल गांधी ने ये जो कहा, उनके बारे में जो कहा, जिस तरह से उनको गले मिलाया, और जिस तरह से प्रियंका जी ने उनके लिए प्रचार किया, एंड मोरओवर जिस तरह से राहुल गांधी ने घोषणा की, रायबरेली के लिए जो भी होगा अमेठी के लिए भी उतना ही होगा, उससे कभी कम नहीं होगा। दैट मेड ए लॉट ऑफ डिफरेंस, यदि डिफरेंस की जरूरत है। सो दिस लेडी स्मृति ईरानी हैज लॉस्ट द प्लॉट। तो आपको क्या लगता है कुल मिलाकर के देखा जाए तो 543 में से बीजेपी या एनडीए के खाते में कितनी सीटें? टोटल तो आप ही कर सकती हो। देखिए ऐसा है, मोमेंटम इज विद द ऑपोजिशन। तो उड़ीसा में सुनिए, आप इस तरह से देखिए, उड़ीसा में 2 या 3 या शायद 4 सीट, आंध्र प्रदेश में 2 सीट, तेलंगाना में 1 सीट, यही बढ़ोतरी है बीजेपी के लिए। और एक जगह कहीं भी बढ़ोतरी नहीं। पूरे देश में 7 लोकसभा आसन अलग से आ सकते हैं और टीडीपी का साथ मिला है। पर मैं आपको ये कह सकता हूं, जो हाँ थोड़ी बहुत जो जानकारी मेरे पास है, चंद्रबाबू नायडू जी ना और एनडीए के कन्वीनर होया करते थे। ही इज ए वेरी वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। बीजेपी शुड नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। इन फैक्ट he may not be with them after 4th. ये तो इतिहास रहा उनका, कहा जाता है जिनके साथ चुनाव लड़े उनके साथ वो सरकार बनाए नहीं। आदमी है, सीजन्ड आदमी है। उनको उन्होंने अपना 4% वाला ये नहीं किया। बीजेपी उनके ऊपर डिपेंडेंट होगी, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी तरफ से उनको 6 सीट दे दिया। लोकसभा के बारे में चंद्रबाबू नायडू जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर इंटरेस्टेड इन द असेंबली। तो लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में मैं ब्रॉडली ये कह सकता हूं, जिन लोग मेजोरिटी के पास पहुंच गए हैं, बोथ वाईएसआरसीपी एज वेल एज चंद्रबाबू नायडू, दे आर गोइंग टू बी विद देम एंड पॉसिबिलिटी इज दैट दे आर गोइंग टू बी विद इंडिया। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपके चैनल में कोलकाता से बैठ के, पर देखिएगा शायद यही ठीक रहेगा। मतलब 4 जून के नतीजे पर डिपेंड करेगा कि एनडीए में कौन होंगे और कौन मोदी का साथ छोड़ेंगे। तो 272 का आंकड़ा बीजेपी क्रॉस कर पा रही है कि नहीं, छू पा रही है कि नहीं, वो तो सवाल नहीं है। हाँ, क्रॉस कर जाएगी, आज शायद क्रॉस कर जाएगी, आज एग्जिट पोल में क्रॉस कर जाएगी। आपने कहा जो एग्जिट पोल पे सबके नजर होगी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरी नजर नहीं होगी। मुझे पहले से ही पता है एग्जिट पोल में क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा। अब कोई बंगाल के बारे में, अभी 9 सीटों का चुनाव हो रहा है,
आज के दिन में एक सीट भी नहीं मिलने वाली है बीजेपी को। इस 9 में तो पहले भी नहीं थी। उनका सीट काफ़ी घट रहा है बंगाल में। ये अलग से माहौल बनाया जा रहा है उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु आंध्रा को लेके। हाँ, किंतु ज़बरदस्ती आप कहाँ से सीट लाइएगा? और काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती, वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, जो यदि आप बात करने लग जाएँ, वो मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट आल्सो। अच्छा, बाय द वे, मैं ये टेलीविज़न छोड़ चुका था 2 साल पहले। अभी 5-6 दिन पहले मैंने ठीक किया जो नहीं, मैं यूट्यूब चैनल में बैठूंगा। 20-25 साल ये सब किया था। पॉलिटिकल तो एक्टिव था, ये सब कोई जानते ही है। हाँ, पर ये दिस इज माय 4th डे दैट आई हैव एक्चुअली रिज्यूम्ड अ बिट ऑफ अपीयरेंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद देशनीति के मंच पर आने के लिए और अपनी विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।